इलेक्ट्रॉन गया हायर ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन वापस आया, एनर्जी बाहर निकली, हमने उन सारी वेवलेंथ्स को अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बन गया स्पेक्ट्रम। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। जो अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, यहां से क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कारण यह है कि तीन ही मेन पार्ट्स हैं। एक रदरफोर्ड वाला सेक्शन है, लास्ट टाइम पूछा जा चुका है। बोहर सेक्शन एक अपने पास जहां रेडियस और इन सब के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन वहां से भी आए हैं। एक अपने पास बनता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पार्ट, जहां से क्वेश्चन कम आए और जहां से न्यूमेरिकल पार्ट भी बनता है। इसीलिए अपन इस वीडियो में न्यूमेरिकल भी करेंगे और उसकी थ्योरी भी इसीलिए अपन लोग उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे और थ्योरी भी करेंगे। तो चलिए यहां पर अगर अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसको बोहर के मॉडल से अपन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोहर साहब ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में है तो कभी भी अपनी एनर्जी को एमिट नहीं करता, मगर जब एब्जॉर्ब करता है तो हायर स्टेट में जाता है, और जब वो उसको एमिट करता है तो लोअर स्टेट में आ जाता है। बस सिंपल सी इसी बात को समझाते हैं अपन। और जब अपन हाइड्रोजन के लिए इसको करते हैं तो जो जो अपन को वेवलेंथ मिलती है, जब उनको अपन अरेंज कर लेते हैं ऑर्डर में, तो वो बन जाता है अपने पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो ये रहा अपने पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। n इज इक्वल्स टू 1 से ये स्टार्ट होगा, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। तो ये हमारे पास अलग अलग लेवल्स हैं। कौन से लेवल्स हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल। अब आप गौर से देखो, यहां पर ये गैप पहले ज्यादा है, ये धीरे धीरे गैप कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अपन बाहर जाते हैं वैसे वैसे ये एनर्जी का जो गैप है ना लेवल्स के बीच में, वो भी कम होता चला जाता है। अगर अपन लोग बात करें बोहर की, तो बोहर ने अपन को एनर्जी का फॉर्मूला दिया था -13.6 Z²/n², कि किसी भी एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी वो इस फॉर्मूले से निकल आएगी। Z है एटॉमिक नंबर और n है अपने पास नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी जो उस ऑर्बिट का नंबर है। अगर मैं फर्स्ट के लिए बात करूं तो n की वैल्यू 1 -13.6, अगर मैं n की जगह 2 रखूं तो -3.4, अगर मैं n की जगह 3 रखूं तो माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं n इज इक्वल टू 4 रखता हूं तो माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये अपने पास आप n की वैल्यू रखते जाओ, आपको अलग अलग एनर्जी मिल जाएगी। अब जो काम की बात है वो ये है, अगर कहीं से भी अपना इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आया, मतलब n इज इक्वल टू 2 से, n इज इक्वल टू 3 से, n इज इक्वल टू 4 से, n इज इक्वल टू 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, या इंफिनिटी से, तो अगर कहीं से भी फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो उस सीरीज को अपन कहते हैं लायमन सीरीज। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में आए, 3 से 2 में आए, 4 से आए, 5 से आए, तो उस सीरीज को अपन कहते हैं बैल्मर सीरीज। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 में आए तो उसको अपन कहते हैं पैस्टियन सीरीज। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 में आए तो ब्रैकेट सीरीज। कहीं से भी 5 में आए तो फंड, पी साइलेंट है, कई लोग बोलते हैं पी फंड नहीं होता भाई, वो फंड है ना। और अगर कहीं से भी n इज इक्वल टू 6 में आ जाए अपने पास तो उसे अपन कहते हैं हम फ्री, मतलब हम फ्री, खत्म हो गया आपका टेंशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म, चलो घर। ऐसा नहीं है, HUMFREE नहीं है ये, है ना। सो हम फ्री बट HUMFREE नहीं है ना। हाँ, कई लोग लिख देते हैं। ओके, चलिए, तो ये अपने पास हुआ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें जो अपने पास n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन आता है तो जो लाइमन सीरीज है वो लाए करती है यूवी रेंज में, मतलब कि यहां पर जो वेवलेंथ निकलेंगी वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में लाए करेंगी। बैल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रेंज में लाए करती है, और इसके अलावा जितने भी हैं अपने वो सारे के सारे IR रेंज में लाए करते हैं, मतलब इंफ्रारेड। अब इसमें कई बुक्स में नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड लिखा रहता है, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो सिंपल ये बोलो कि IR रेज हैं। सो ये अपने पास हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें मैंने आपको हर लेवल की एनर्जी बता दी, सारी सीरीज के नाम बता दिए, ये भी बता दिया कि यहां पर जो रेंज है, जो वेवलेंथ निकल रही है वो किस रेंज में लाए करेंगी। अब यहां पर अपन से ये कहा जाता है कि भैया वो तो किसी से भी किसी में आए, वेवलेंथ कैसे निकालोगे आप? तो यार वेवलेंथ निकालने के लिए ये रहा अपने पास फॉर्मूला। यहां भी बोहर से ही बात हो रही है। बोहर साहब ने क्या कहा था कि जो एनर्जी निकलेगी वो उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं अपन लोग। अगर मैं आपसे कहता हूं कि n इज इक्वल टू 2 से 1 में अगर कोई आता है, अगर n इज इक्वल टू 2 से 1 में कोई आता है तो कितनी एनर्जी निकलेगी? तो इन दोनों का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां 3rd से 1 में आता है तो कितनी एनर्जी निकलेगी? इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस
कैलकुलेट कर लेंगे अपन। सो ये हमारे पास 12.1 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो अगर अपन लोग यहां पर देखें तो एनर्जी जो निकलने वाली है बाहर वो उन दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी का डिफरेंस है। अगर E2 से E1 में आता है, N2 है ये, N1 है ये, सो E2 माइनस E1। और हमारे पास एनर्जी का ये फॉर्मूला अपन ड्राइव कर चुके हैं, -m(e⁴ z², 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n²। पूरे के पूरे बोहर को मैंने एक वीडियो में समझाया था। तो अगर उसमें तुम्हें समझ में आ गया, और वो भी 2 इक्वेशन दी थी, सिर्फ 2 इक्वेशन है, तो अगर ये एनर्जी का फॉर्मूला तुमको आ गया तो यार देखो 2 वाले के केस में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट है, ये पूरी चीजें सेम है, सिर्फ N2 की अलग है वैल्यू, तो ये आ गया N2। बाकी सारी चीजें सेम। E1 के केस में ये हो गया N1², माइनस माइनस हो गया प्लस। ये चीज आगे लिख देता हूं मैं। अब देखो m(e⁴ z², 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², पूरी की पूरी चीजें कॉमन। बचा क्या अपने पास, 1/n2² माइनस का प्लस 1/n1², तो इसको आगे लिख दो, तो प्लस का 1/n1² माइनस का 1/n2²। अब यहां पर एनर्जी को मैंने लिख दिया hc/λ, लिख सकते हैं अपन। अगर मैं इस hc को डिवाइड में ले आऊं तो ये पूरी की पूरी चीज z² को छोड़ दो, ये पूरी चीज कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, इसको नया नाम दे दिया रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और अगर वैल्यू नहीं दी हो तो 10⁻⁷ लिख देना, इसको मीटर इनवर्स 101 अपन को याद नहीं होती भाई, अपन रट्टू पोपट तो है नहीं, तो इसीलिए 10⁻⁷। सीधे सीधे अपन तो एक ही फंडा लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला सही है अपने लिए। तो ये अपने पास आ गया ज्ञान, ठीक है। अब ये दिमाग में आ गया, ये है अपने पास वेवलेंथ का फॉर्मूला। अब यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे। अच्छा, क्या न्यूमेरिकल बनेंगे? तो देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट वेवलेंथ, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास ΔE = hc/λ। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, या वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है ना उल्टा। अगर ऐसा है तो यार ये देखो, यहां पर इस बात को समझो, यहां पर आपके पास जब भी कोई चीज इंफिनिटी से आएगी 1 में या 2 में या 3 में, तो उस सीरीज के लिए एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा बड़ा होगा। लाइमन के लिए इंफिनिटी से 1, बैल्मर के लिए इंफिनिटी से 2, पैस्चन के लिए इंफिनिटी से 3। एनर्जी का गैप सबसे बड़ा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। और अगर मैं आपसे कहूं उल्टा कि मुझे वेवलेंथ सबसे ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो एनर्जी का गैप सबसे कम। तो अगर लाइमन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो 2 से 1 में आ जाओ। अगर बैल्मर के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो 3 से 2 में आ जाओ। अगर पैस्चन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो 4 से 3 में आ जाओ। क्यों? क्योंकि एनर्जी का गैप कम तो वेवलेंथ ज्यादा। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मामला। अगर मैं आपसे बोलता हूं हाईएस्ट एनर्जी या लोएस्ट वेवलेंथ, तो सबसे पहले मैं लाइमन के लिए ले रहा हूं। यहां पर लाइमन के लिए बता रहा हूं, लाइमन के लिए सीख गए तो बाकी सब तो तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। तो अगर लाइमन के लिए देखें तो पहली बात तो N1 हमेशा, पहला वाला हमेशा छोटा, दूसरा वाला हमेशा बड़ा। N1 ऑलवेज छोटा, N2 ऑलवेज बड़ा। और बाई चांस अगर टेंशन ले रहे हो N1 और N2 में, जो तुम्हारी मर्जी आए वो लिख देना, बस इतना याद रखना आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो अगर तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, समझ लेना N1 N2 में घोपला किया है, बीच में साइन का चेंज करके नीचे आंसर सही कर देना। समझ गए? चलो बढ़िया, अच्छी बूटी दी मैंने। अब हाईएस्ट एनर्जी या लोएस्ट वेवलेंथ, तो हाईएस्ट एनर्जी जब इंफिनिटी से आए, इंफिनिटी से आएगा तो N2 हो गया इंफिनिटी। तो अगर लाइमन के लिए देखें तो 1/λmin इज R, 1/1² माइनस 1/∞²। सो लैम्डा मिन हो जाएगा 1/R। अगर मैं आपसे कहता हूं लोएस्ट एनर्जी या हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ तब होगी जब आप 1 में आओगे 2 से। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप सबसे कम लाइमन के लिए। तो मैंने रख दिया N1 की जगह 1 और N2 की जगह 2, सॉल्व किया 1 - 1/4, यानी कि आ गया 3/4। तो लैम्डा मैक्स आ गया अपने पास 4/3R। अब पेपर में आएगा, निकाल के लाओ लैम्डा मिन बाय लैम्डा मैक्स, निकाल देना। ये आ गया लैम्डा मिन, ये आ गया लैम्डा मैक्स, डिवाइड कर दिया, 3:4 आंसर है। आपकी मर्जी है, पेपर वाले की मर्जी है, वो किसका लैम्डा मिन किसके लैम्डा मैक्स से डिवाइड करवा रहा है। लाइमन को करवा दे, लाइमन और बैल्मर को करवा दे, मगर फंडा यही है, फॉर्मूला यही है। अब आप जिसके लिए प्रैक्टिस करना चाहो कर दो, वैसे मैंने इस वीडियो में तुम्हें दिया है कुछ, वो देख लेना। चलो
अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकंड परमिटेड। सेकंड परमिटेड मतलब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में, एंड हाईएस्ट एनर्जी मतलब इंफिनिटी टू फर्स्ट परमिटेड मतलब n इज इक्वल टू 1। तो अगर आपसे इसमें एनर्जी का रेशियो मांगा है, देखो यार मैंने ना डायरेक्ट फॉर्मूला दे सकता था, बट क्या होता है अभी सीख रहे हैं तो फॉर्मूला याद है, पेपर में अपन को ये याद रहता है, और अपन से रेशियो मांगा है एनर्जी का, तो एक काम करो HC का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये पूरी चीज तो कांस्टेंट है, HC बाय लैम्डा बन जाएगा एनर्जी। तो आपके पास जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल क्या हो गई, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब पहले वाले केस में आप कहां से कहां आ रहे हो, सेकंड परमिटेड से फर्स्ट लेवल में, मतलब n1 छोटा, n1 हो गया 1, सेकंड परमिटेड n2 हो गया 2, तो ये आप आ गए 1 में 2 से। तो यहां पर आप लिखोगे E1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। सॉल्व किया 4 माइनस 1/4, सो ये 3/4 आ गया। अब सेकंड वाले केस में क्या बोल रहा है, हाईएस्ट परमिटेड मतलब इंफिनिटी से कहां पे आना है आपको, फर्स्ट परमिटेड मतलब 1 में आना है। तो आपके पास n1 हो गया 1, n2 हो गया इंफिनिटी, सो ये आ जाएगा E2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, यानी E2 इज प्रोपोर्शनल टू 1। सो E1 बाई E2 अगर निकालें तो ये आ जाएगा 3:4/1, यानी 3:4 इज द आंसर, करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो 3:4 है। E1 बाई E2 इज 3:4। और इसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, सिंपली रीड करना था और इस सिंपल फॉर्मूले पे दिमाग लगाना था। आया है क्वेश्चन। एक और फंडा देता हूं अगले क्वेश्चन में। ये देखो क्या बोल रहा है अपन से, द फिगर शोज। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जिसमें ऐसे डायग्राम दिए रहते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी डायग्राम दिखे ना और ये दिख जाए कि हाइड्रोजन के लिए, तो एनर्जी लिख देना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि वो एनर्जी की बूटी कैसे काम आएगी। देखो गौर से, द फिगर शोज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम है। फाइंड आउट द ट्रांजिशन विच रिजल्ट टू द इमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस। वो ट्रांजिशन बताओ जिसमें वेवलेंथ ये निकल रही हो, 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 कैलकुलेशन करें, उसके बाद देखें कि कौन 496 दे रहा है। फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मत करना। और अगर कोई तुम्हें यह सिखा रहा है तो हाथ जोड़ के उसको भी कहना कि साहब हम हमारे तरीके से सीख लो, हम एक लाइन में आंसर निकाल के देंगे। और वो तरीका क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, HC बाय लैम्डा, HC बाय लैम्डा। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एनर्जी जूल में देता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप उसकी एनर्जी को दोगे तो ये आ जाता है 1240। बस लैम्डा को किस में रखना, नैनोमीटर में। तो अगर आप लैम्डा को नैनोमीटर में रखते हो तो आपके पास E आ जाएगा 1240 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोचो उल्टा करेंगे अपन। मैं ये देखता हूं कि मुझे 496 नैनोमीटर की वेवलेंथ किस एनर्जी पर मिलेगी, तो मैंने 496 यहां पर रख दिया। मुझे एनर्जी कितनी मिली, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करो, अब मैंने जानबूझ के यहां खाली छोड़ रखा था। फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी होती है -13.6, सेकंड की होती है -3.4, थर्ड की होती है -1.51, फोर्थ की होती है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर अब यह समझो जरा कि किस केस में आपका जो गैप है वो 2.5 के पास आ रहा है। अगर आप इन दोनों को लोगे तो आपका गैप आएगा 10.2, 2.5 से ज्यादा है, ये तो हो ही नहीं सकता ट्रांजिशन, मतलब F कैंसिल हो गया। एक और ट्रांजिशन ये वाला देखो A, अगर A को देखें तो इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा ये माइनस है, अगर इन दोनों के बीच का गैप देखें अपन तो ये गैप 2.5 आएगा क्या, नहीं आएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। B को देखो, ये जो गैप है 3.4 में से अगर 8.5 को माइनस करें तो क्या ये 2.5 के पास आ रहा है B वाला, तो B वाला यस, इट इज कमिंग आउट टू बी 2.5 अप्रोक्सीमेटली। तो ये ट्रांजिशन 2.5 के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी 1237 होता है। तो हम लोग जो ले रहे हैं वो 1240 ले रहे हैं, कोई बात नहीं, सही है, बिल्कुल टेंशन मत लेना उसकी। तो अगर यहां पर देखें तो B में अपन को ये गैप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हां, अगर आपको चेक करना है C में, तो देखो C केस में इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2.5 नहीं मिलेगा। D के केस में अगर आप देखो, आप 1.5 और 3.4 को माइनस करोगे तो 1.9 मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा। अगर आप E के केस में देख रहे हो तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 12.1 मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा। सिर्फ एक ट्रांजिशन है
जिस केस में आपको एनर्जी जो है वो 2.5 मिल रही है और वो कौन सा ट्रांजिशन है, वो है बी। इसका मतलब है आपका आंसर क्या है, इन दिस केस आंसर इज ट्रांजिशन बी। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांजिशन बी। अब अपने से कहा गया विच ट्रांजिशन करेस्पॉन्ड्स टू द एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ कब निकलेगी, इसको जस्टिफाई करो तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगर आपको वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो आपकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। एनर्जी मिनिमम किस केस में है, सबसे ज्यादा कम एनर्जी यहां पर मिलेगी, क्योंकि यहां जो गैप आ रहा है 1.5 में से 0.8 चला गया तो 0.7 के आसपास आ रहा है, बाकी सब जगह गैप बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस केस में आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर है ट्रांजिशन ए। इस केस में एनर्जी का गैप सबसे कम है, इसीलिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा निकलने वाली है। हो गया क्वेश्चन खत्म। यार कितनी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हो, भरमार आई है ऐसे क्वेश्चंस की, भरमार। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन बैल्मर सीरीज। बैल्मर सीरीज बोलते ही दिमाग में क्लियर हो गया कि n1 की वैल्यू 2 होगी। हमसे कहा गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब होगी जब एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब इंफिनिटी से आएगा, मतलब कि n2 की वैल्यू क्या हो गई, इंफिनिटी। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर 1 बाय लैम्डा मिन। r की वैल्यू 10 टू द पावर 7, n1 की वैल्यू क्या है 2। मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ के लिए n2 हो जाएगा इंफिनिटी। ये रख दिया, आंसर आ गया 10 टू द पावर 7 अपॉन 4, 4 इधर 10 टू द पावर 7 नीचे। आंसर है लैम्डा मिन इज इक्वल टू 4 अपॉन 10 टू द पावर 7 विच इज 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, या फिर लैम्डा मिन इज 400 नैनोमीटर। अगर आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी आसानी से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन को जो निकलेगी उसका डेरिवेशन, तीनों के तीनों न्यूमेरिकल हमने कर डाले। और क्या चाहिए यार इतने छोटे से वीडियो के अंदर। एक क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, देख लेना, दूसरी बार ऐसा बोला है मैंने वीडियो के अंदर। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने फिजिक्स बाबा की कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है तो जल्दी से आ जाओ, ऐप डाउनलोड करो। मिलते हैं ऐप पर, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और इस बार फिर मचाते हैं। मार्क्स के तो पापा को भी आना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।